Let's study lab tests in bleeding disorders. So hemostasis दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तीन कंपोनेंट्स हैं hemostasis के, ब्लड वेसल वॉल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्लूडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स. जब हम बोलते हैं वेसल वॉल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वेसल वॉल का एंडोथेलियल सेल्स. एंडोथेलियल सेल्स इन्वॉल्व हैं प्रोटीन एस, प्रोटीन सी जो कोएगुलेशन को इनहिबिट करते हैं, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, प्लेटलेट फैक्टर, प्रोस्टासाइक्लिन जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, और टीपीए जो फिब्रिनोलिसिस को एक्टिवेट करता है. फिर हम आते हैं प्लेटलेट्स पे. प्लेटलेट्स के 3 ए याद रखिएगा. देयर आर द 3 एज ऑफ प्लेटलेट्स: अधेशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन. जब प्लेटलेट्स अटैच होते हैं एक्सपोज्ड सब एंडोथेलियम को एंड दे वाया द वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जो ग्रुप 1b रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं, दैट इज़ नोन एज अधेशन. फर्स्ट स्टेप, अधेशन से एक्टिवेट होता है, अधेशन से इनिशिएट होता है एक्टिवेशन. एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है कि प्लेटलेट्स अपना शेप चेंज करते हैं फ्रॉम द डिस्क शेप टू स्फीयर एंड दे रिलीज देयर कंटेंट्स. व्हाट आर द कंटेंट्स? ADP, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2. एक्टिवेशन के बाद देर इज प्लेटलेट एग्रीगेशन. दैट मीन्स देर इज स्टिकिंग ऑफ प्लेटलेट्स टू ईच अदर जो कि मीडिएट होता है कोलेजन से, ADP से, थ्रोम्बिन से और थ्रोम्बोक्सिन A2 से. जब प्लेटलेट्स ADP से बाइंड करते हैं देर इज एक्सपोजर ऑफ ग्रुप 2b3a रिसेप्टर्स जो फिब्रिनोजेन को बाइंड करता है. फिब्रिनोजेन मल्टीपल प्लेटलेट्स को बाइंड करते हैं एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्लेटलेट एग्रीगेट्स. कमिंग टू कोएगुलेशन फैक्टर्स, नॉर्मली जो कोएगुलेशन फैक्टर्स रहते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट होते हैं. एक्सेप्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम सारे प्रोटीन्स हैं. कोएगुलेशन फैक्टर्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, fibrinogen group that is 1, 5, 8 and 13, and contact group. Bleeding disorders are of 3 types: disorders of blood vessels, disorders of platelets and disorders of coagulation. जो 3 components थे hemostasis के, उन्हीं के disorders पे हम divide करते हैं bleeding disorders को. Disorders of blood vessels hereditary हो सकते हैं या acquired हो सकते हैं. Hereditary like hereditary hemorrhagic telangiectasia I'm sorry, acquired like allergic purpura, infections like gram-negative septicemia, scurvy and senile purpura. Disorders of platelet count, thrombocytopenia which can be due to increased destruction, या तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या प्रोडक्शन कम है उनका, या देर इज़ पूलिंग ऑफ प्लेटलेट्स इन द स्प्लीन, या फिर प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्टिव है लाइक intake of aspirin, NSAIDs that is acquired platelet function defect, और hereditary like storage pool disorders, Bernard-Sollier syndrome और Glanzmann's thrombasthenia. कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड. हेरिडिटरी के एग्जाम्पल्स हैं हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, वॉन विलिब्रेंड डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ फिब्रिनोजेन. एक्वायर्ड के एग्जाम्पल्स हैं DIC, लिवर डिजीज, विटामिन के डेफिशिएंसी, हेपारिन या ओरल एंटीकोएगुलेंट यूज, रीनल डिजीज, पैराप्रोटीनीमियाज एंड इनहिबिटर्स ऑफ कोएगुलेशन. सो व्हेनेवर यू सस्पेक्ट अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सबसे पहले आप ये देखिए कि रिपीटेड एपिसोड्स हैं क्या ब्लीडिंग के. ब्लीडिंग एक साइड से है या मल्टीपल साइड से है, ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस है और ब्लीडिंग डिस्प्रोपोर्शनेट है टू द डिग्री ऑफ ट्रॉमा. Ascertain the nature of bleeding, whether it is acquired or hereditary, whether it is a vascular, a platelet defect or a coagulation defect. Screening test perform कीजिए like platelet count, peripheral smear, bleeding time, prothrombin time, activated partial thromboplastin time. उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट्स पे बेस्ड स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म कीजिए टू रीच अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस. क्लिनिकल इवैल्यूएशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वेदर इट इज़ ईजी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइट्स, रिपीटेड एपिसोड्स हैं क्या, रीस्टार्ट होती है क्या ब्लीडिंग, कोई फैमिली हिस्ट्री है क्या,
whether there is a history of poor wound healing, whether the bleeding is out of proportion to the degree of trauma. वह नेचर कैसा है ब्लीडिंग का, पेटिकिए है दैट इज़ पिन पॉइंट स्पॉट्स हैं, या परप्यूरा उससे थोड़े बड़े हैं, या एकाइमोसिस है, या हिमाटोमा है, या हीमार्थ्रोसिस है. ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन कैसा है, म्यूकोक्यूटेनियस है, या सिफाल हिमाटोमा बना रहा है, या हीम आर्थ्रोसिस है, या इंट्रामस्कुलर ब्लीडिंग है, या अम्बिलिकल स्टम्प ब्लीडिंग है, या देर इज़ डिफेक्टिव वुंड हीलिंग, और देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिस्टैक्सिस. So a good clinical history or a good clinical data is of utmost importance, and the first step should be acquiring a good clinical history. Detailed family history पूछिए, similar history या similar abnormality कोई close relative में है क्या, उसका pattern of inheritance कैसा है. अगर bleeding सिर्फ males में है, positive family history है maternal side पे, that means it is an X-linked disorder. अगर मेल्स फीमेल्स दोनों अफेक्टेड है इन द सेम जनरेशन और पेरेंट्स में कॉन्सैंग्विनस मैरिज की हिस्ट्री है, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अगर बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, एक पेरेंट इन्वॉल्व है और एक प्रीवियस जनरेशन भी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. क्लिनिकल इवैल्यूएशन, पेटिकियल है, परप्यूरल है, एकाइमोसिस है, हिमाटोमा है, या हीमार्थ्रोसिस है. ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के कुछ टिपिकल होते हैं, जैसे म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्लेटलेट डिसऑर्डर और अ वॉन विलिब्रेंट डिजीज़. अगर सिफाल हिमाटोमा है, हीमार्थ्रोसिस है, इंट्रामस्कुलर हिमाटोमा है, इंट्रासेरेब्रल ब्लीड है, या रेट्रोपेरिटोनियल हीमरेज है, दैट मीन्स इट इज़ हीमोफीलिया, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ और एफिब्रिनोजेनीमिया. अम्बिलिकल स्टम्प ब्लीडिंग है, दैट मीन्स इट इज़ एफिब्रिनोजेनीमिया. Defective wound healing है, factor 13 deficiency. There is recurrent and severe epistaxis, that is hereditary hemorrhagic telangiectasia. Screening test very important, CBC जो आपको platelet count भी बताएगा और दूसरे RBC defects भी बताएगा. Blood smear very humble inexpensive test but yields a lot of information. It is an extremely rewarding test. Platelet count, bleeding time, platelet function analyzer, clotting time, prothrombin time, activated partial thromboplastin time and thrombin time. Specific tests उसके बाद platelet aggregation studies, coagulation factor assay, estimation of fibrinogen, test for fibrin degradation products, test for D-dimers and platelet glycoprotein analysis. Screening test just as I said, CBC, peripheral smear करवाइए, platelet count both manual and automated. Bleeding time although obsolete है लेकिन वाइवा में पूछा जाता है, so it is performed by Duke's methods, Ivey's method or template method. The normal bleeding time is 2 to 7 minutes. It is prolonged in thrombocytopenia, in disorders of platelet function, von Willebrand disease and disorders of blood vessels. अगर bleeding time prolonged है और platelet count normal है, that means it could be von Willebrand disease, platelet function disorder, vascular disorder और afibrinogenemia. अगर platelet count भी low है, go for bone marrow examination. अगर megakaryocytes normal या बढ़े हुए हैं, that means there is increased destruction of platelets. अगर megakaryocytes absent हैं, that means there is decreased production of platelets. Platelet function analyzer is a newly introduced screening test for platelet function. It assesses both adhesion and aggregation. Clotting time, again an obsolete test, crude test. Nowadays it is replaced by APTT. Prothrombin time, very important, both clinically from patient point of view, examination point of view, MCQ point of view and viva point of view. So prothrombin time क्या assess करता है? It assesses coagulation factors in extrinsic and common pathway. So it determines the overall efficacy of extrinsic and common pathway. Very important point. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम को ऐड करते हैं प्लाज्मा में और क्लॉटिंग टाइम को डिटरमाइन करते हैं. नॉर्मल रेंज होता है 11 to 16 seconds. Causes of prolonged prothrombin time are treatment with oral anticoagulant, very important. Liver disease, जब मैंने liver function test पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था that prothrombin time is a subtle test
to determine proper functioning of liver because majority of the clotting factors are synthesized in liver. फिर विटामिन के डेफिशिएंसी में इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स इन एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे. कहाँ हम यूज़ करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम को? वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द पेशेंट्स ऑन ओरल एंटीकोएगुलेंट थेरेपी. ओरल एंटीकोएगुलेंट्स क्या करते हैं? दे इनहिबिट द कार्बोक्सिलेशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 एंड मेक दीज फैक्टर्स इनएक्टिव. प्रोथ्रोम्बिन टाइम को हम रिपोर्ट करते हैं PT-INR से. INR इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. INR इज कैलकुलेटेड एज prothrombin time of patient upon prothrombin time of control. Whole is to ISI. ISI is the International Sensitivity Index. ISI जो commercially available kits होती हैं उसमें manufacturer के द्वारा provide किया जाता है. It is used to assess liver function. It is used to detect vitamin K deficiency and to screen hereditary deficiencies of coagulation factors. हीमोफीलिया ए या बी में प्रोलॉन्ग हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम. डेफिशिएंसी ऑफ अदर कोएगुलेशन फैक्टर्स में भी प्रोलॉन्ग होगा. प्रेजेंस ऑफ कोएगुलेशन इनहिबिटर्स, हेपारिन थेरेपी, DIC, लिवर डिजीज, सब में PT विल बी प्रोलॉन्ग्ड. कमिंग टू APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. इट इज़ अ मेजर ऑफ very important coagulation factors in intrinsic pathway and common pathway. So PT was for extrinsic pathway and common pathway. Intrinsic activated partial thromboplastin time is for intrinsic and common pathway. Plasma is incubated with activator. Phospholipid जिसको हम कहते हैं partial thromboplastin और कैल्शियम को हम ऐड करते हैं और clotting time को measure करते हैं. Normal range is 30 to 40 seconds. कहाँ हम यूज़ करते हैं APTT को? For screening of hereditary disorders of coagulation, to monitor heparin therapy. Remember PT को हम यूज़ कर रहे थे फॉर मॉनिटरिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट थेरेपी और APTT को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट और टू मॉनिटर हेपारिन थेरेपी. दैट इज़ हेपारिन जो होता है वो पैरेंटल रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से. सो फॉर मॉनिटरिंग पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट थेरेपी वी यूज़ APTT. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा and MCQs. It is also used for screening of circulating inhibitors of coagulation and mixing experiments. Mixing studies का क्या मतलब होता है? It is used to distinguish factor deficiency and factor inhibitors. अगर APTT prolonged है और आपने पेशेंट के सीरम को मिक्स कर दिया विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा इन अ 50-50 मिक्स और APTT टेस्ट को आपने फिर से रिपीट किया, अगर कोएगुलेशन डेफिशिएंसी है तो जो प्रोलॉन्ग्ड APTT था that gets corrected by more than 50% of the difference between the clotting time of control and test plasma. Lupus anticoagulant के साथ APTT remains prolonged even after mixing and for 2 hours following incubation. Factor 8 inhibitor अगर वहाँ present है patient के plasma में which is time and temperature dependent, तो जो APTT prolonged था वो immediately correct हो जाता है after mixing, लेकिन इंक्यूबेशन के बाद फिर से प्रोलॉन्ग हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टर डेफिशिएंसी एंड फैक्टर इनहिबिटर्स. फिर आते हैं हम थ्रोम्बिन टाइम पे. नॉट अ वेरी कॉमनली परफॉर्म टेस्ट बट यू शुड नो फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू. इट असेसेस द फाइनल स्टेप ऑफ कोएगुलेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन. सो द नॉर्मल रेंज इज +- 3 seconds ऑफ कंट्रोल. प्रोलॉन्ग TT कहाँ पे मिलता है आपको? डिसऑर्डर्स ऑफ फिब्रिनोजन, हेपारिन थेरेपी, प्रेजेंस ऑफ FDPs. TT इज रिपीटेड यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा एंड पेशेंट्स प्लाज्मा. अगर TT प्रोलॉन्ग रहता है देन FDPs आर प्रेजेंट. कैसे आप इंटरप्रेट करोगे स्क्रीनिंग टेस्ट को? इफ़ देयर इज सिलेक्टिव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब सिर्फ अगर प्लेटलेट काउंट की अबनॉर्मैलिटी है, आपने जो स्क्रीन किए टेस्ट उसमें ब्लड स्मीयर करवाइए, बोन मैरो एग्जामिनेशन करवाइए टू रूल आउट द अंडरलाइंग हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर लाइक एप्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और अ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम. अगर मेगाकैरियोसाइट्स इंक्रीज्ड हैं दैट मीन्स इट इंडिकेट्स ITP और ड्रग इंड्यूस्ड और ड्यू टू इन्फेक्शन और कोलेजन डिसऑर्डर्स.
If there is selective prolongation of bleeding time, this occurs in defects of platelet function, von Willebrand disease or vascular disorders. So for definitive diagnosis of platelet defects, function defects, platelet aggregation studies are required. अगर सिर्फ APTT prolonged है, that is isolated prolonged APTT, it is suggestive of defects of coagulation factors in intrinsic pathway, especially factor 8 और factor 9. So उसके बाद आप specific coagulation factor ऐसे करवाइए. पेशेंट हेपारिन थेरेपी पे होगा तो भी प्रोलॉन्ग रहेगा APTT, या इनहिबिटर्स प्रेजेंट है कोएगुलेशन के, दैट वुड ऑल्सो कॉल्ड प्रोलॉन्ग APTT. अगर BT प्रोलॉन्ग्ड है और APTT दोनों प्रोलॉन्ग्ड है, दैट इज इट इज़ यूजुअली सीन इन वॉन विलेब्रांड डिजीज़. इस कंडीशन में प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़ करवाइए टू रीच अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस. अगर सिर्फ PT प्रोलॉन्ग्ड है, दैट अकर्स इन फैक्टर 7 डेफिशिएंसी. Acquired causes are vitamin K deficiency and oral anticoagulant therapy, very important. अगर PT APTT दोनों prolonged है, that means there is deficiency of one or more factors in common pathway, factor 5, factor 10, prothrombin or fibrinogen और dysfibrinogenemia. पेशेंट को या तो हेपारिन थेरेपी दी जा रही है, या लिवर डिजीज़, या विटामिन के डेफिशिएंसी, या ओरल एंटीकोएगुलेंट थेरेपी. अगर सारे स्क्रीनिंग टेस्ट अबनॉर्मल हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए DIC. लो प्लेटलेट काउंट, प्रोलॉन्ग PT, प्रोलॉन्ग APTT इज़ यूजुअली सीन इन अक्यूट DIC एंड लिवर डिजीजेस. DIC में आपको FDPs भी मिलेंगे, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ RBCs मिलेंगे, इसलिए पेरिफेरल स्मीयर देखना बहुत ज़रूरी है. उसमें आपको शिस्टोसाइट्स मिलेंगे और D डाइमर टेस्ट आप करवाइए. लिवर डिजीज़ में भी आपको सारे स्क्रीनिंग टेस्ट अबनॉर्मल मिल सकते हैं, लेकिन पेरिफेरल स्मीयर में आपको फ्रैगमेंटेड RBCs नहीं मिलेंगे, D डाइमर नेगेटिव रहेगा, LFT अबनॉर्मल रहेगा और फैक्टर 8 भी नॉर्मल रहेगा. अगर सारे स्क्रीनिंग टेस्ट नॉर्मल हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ वॉन विलेब्रांड डिजीज़. कुछ प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट्स में ऐसा हो सकता है, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स में हो सकता है, माइल्ड कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी में या फैक्टर 13 डेफिशिएंसी में. स्पेसिफिक टेस्ट करवाइए लाइक प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़, फैक्टर 8 एसे, FDPs, D डाइमर, फिब्रिनोजन एस्टिमेशन एंड प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन एनालिसिस. प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़ यूजुअली एग्रीगोमीटर में कराया जाता है. So commonly used aggregating agents are ADP, epinephrine, collagen, arachidonic acid and ristocetin. प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ एडेड टू प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. प्लेटलेट्स एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी फॉल होती है या लाइट ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, एंड दैट इज़ रिकॉर्डेड बाय अ चार्ट रिकॉर्डर ऑन अ स्ट्रिप चार्ट. सो दीज आर द नॉर्मल प्लेटलेट एग्रीगेशन कर्व्स, बाइफेजिक कर्व एंड मोनोफेजिक कर्व. वॉन विलेब्रांड डिजीज़ और बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम में प्लेटलेट कर्व्स दिखाए गए हैं. देयर इज एब्सेंट एग्रीगेशन विथ रिस्टोसेटिन, नॉर्मल एग्रीगेशन विथ ADP, एपिनेफ्रीन एंड अराकिडोनिक एसिड. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़ इन ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया, जिसमें देयर इज एब्सेंट एग्रीगेशन विथ ऑल एगोनिस्ट्स एक्सेप्ट रिस्टोसेटिन. Please take a screenshot of this in which there is disorder versus platelet aggregation pattern and other features are shown in Bernard-Sollier syndrome, Glanzmann's thrombasthenia, storage pool defect, aspirin-like defect and von Willebrand disease. FDPs या D dimers raised होते हैं DIC में, intravascular thrombosis में, stroke में, venous thrombosis में and pulmonary embolism. So now, if you suspect a bleeding disorder, perform screening tests like BT, platelet count, PT and APTT. अगर primary hemostasis में defect है and the BT is abnormal, प्लस माइनस प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट काउंट लो है इट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अगर BT प्रोलॉन्ग्ड है लेकिन प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, दैट मीन्स देयर इज़ प्लेटलेट फंक्शन अबनॉर्मैलिटी और वॉन विलेब्रांड डिजीज़. अगर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस डिफेक्टिव है, दैट इज़ PT APTT प्रोलॉन्ग्ड है.
अगर PT प्रोलॉन्ग्ड है, APTT नॉर्मल है, दैट कुड बी ड्यू टू ओरल एंटीकोएगुलेंट यूज़. अगर PT नॉर्मल है, APTT प्रोलॉन्ग्ड है, दैट कुड बी ड्यू टू हेपारिन यूज़ और हीमोफीलियाज. अगर दोनों प्रोलॉन्ग्ड है मतलब लिवर डिजीज़ हो सकता है पेशेंट को. और अगर सब कुछ प्रोलॉन्ग्ड है, BT, प्लेटलेट काउंट, prothrombin, APTT, most important condition is DIC and liver diseases. These are my references. I have taken all the algorithms from clinical pathology by Dr. Shirish Kautarkar, very nicely given in this book. Please read it. Thank you so much.